दयनीय स्थिति का अनुमान तो हम सिर्फ इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे शहर में हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का अनुपात क्या है। चाहे सरकारी आदमी हो या आम आदमी, सभी आजकल हिंदी बोलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। सरकार भले ही प्रचार करती है कि अपने कामकाज हिंदी में, परंतु यदि उनसे कोई पत्र प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में तो उसका जवाब वो अंग्रेजी में देते हैं। हम संसद में ही देखते हैं जवाब प्रश्न हिंदी में हो या अंग्रेजी में, पर उत्तर हमेशा अंग्रेजी में ही प्राप्त होता है। बाहर किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो दूसरे देश के होते हैं वह कहीं भी जाने पर अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे देश के राजनीतिज्ञ दूसरे देश में तो छोड़िए अपने देश में भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं एवं उसमें वह गर्व का अनुभव महसूस करते हैं। और तो और अभी हम किसी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर हम कितने भी कुशल हैं, कितने भी बुद्धिमान हैं, परंतु अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो प्रशासन का सीधा सा उत्तर होगा, सॉरी वी कांट हेल्प यू, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। अब आप ही बताइए, ऐसे समय में, ऐसी स्थितियों में क्या हिंदी भाषा सचमुच हमारे देश को एकता के सूत्र में बांध पाई है? मुझे तो लग रहा है कि हिंदी रूपी एकता की माला टूटती हुई नजर आ रही है, जिसे हमें बांधने की जरूरत है। हमें यह याद रखना होगा कि व्यवहार में हिंदी का उपयोग हमारे लिए अभिमान का प्रतीक है, ना कि हीनता का। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देकर सभी को गौरवान्वित कर दिया। अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। धन्यवाद। बॉयज हाई स्कूल से श्यामभक्त पांडे, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपने कहा कि अंग्रेजी भाषा हर जगह व्यापक है, पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनों को अंग्रेजी का ज्ञान है? वहां तो हिंदी ही संपर्क भाषा है। क्या ये तथ्य काफी नहीं है कि देश को वो हिंदी एक सूत्र में बांधती है? देखिए, हर जगह, हर ग्रामीण क्षेत्र में सबकी अलग अलग बोलियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सबको हिंदी ही आती है। हिंदी बोलचाल की ही भाषा होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हिंदी बोलचाल की भाषा है, परंतु कोई बंगाली होता है, कोई मराठी होता है, कोई पंजाबी होता है, सबको हिंदी नहीं आती। एक गांव में कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई पंजाबी। वहाँ पे बहुत सारे गाँव जहाँ से लोग आपस में जुड़ते हैं और सबकी भाषा हिंदी नहीं होती, तो कैसे हम कह सकते हैं? धन्यवाद दीक्षा, 1 मिनट पूर्ण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है मेजबान टीम की। मुझे मालूम है कि बहुत कस के तालियां बजने वाली हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज से विषय के पक्ष पर अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आशुतोष अस्थाना को। आशुतोष, आपका समय शुरू होता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बार कहा था, एक भाषा जनता को एक सूत्र में बांध सकती है, 2 भाषाएं निश्चय ही जनता में फूट डाल देंगी। उन्होंने हर तरह से हिंदी का साथ दिया। जब महात्मा गांधी से सवाल किया गया कि आप हिंदी भाषा का साथ देंगे या गुजराती भाषा का, तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से कहा, हिंदी भारत माता की आवाज है और इसलिए मैं अपनी माता यानी भारत माता की आवाज का साथ दूंगा। तो आज मैं आशुतोष अस्थाना, सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र, इन महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए इस बात को गर्व से कहता हूं कि हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने में सफल रही है। विश्व के किसी भी देश में अपनी एक भाषा ही ऐसी है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। हिंदी भी एक सफल और सक्षम भाषा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। संपूर्ण विश्व ने उनकी प्रशंसा की थी। भारतीयों को गर्व और गौरव का अनुभव हुआ था। उनके अंदर जो जोश और उत्साह हिंदी को सुनकर पैदा हुआ था वो एक संगठित राष्ट्र का जोश और उत्साह था। हम बंगाल के एक महान साधक स्वामी विवेकानंद को कैसे भूल सकते हैं। बांग्ला भाषा भाषी होने के बावजूद स्वामी जी ने हिंदी को ही अपनी मातृभाषा माना। सिर्फ यही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी पाने के लिए हिंदी को ही एक माध्यम बनाया, फिर चाहे वो बंगाल के विपिन चंद्र पाल हो या महाराष्ट्र के तिलक। वर्तमान में भी हिंदी ने अपनी प्रबलता को सिद्ध किया है। आज विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, ट्रिनिडैड और मलेशिया जैसे देशों में मनाया जा रहा है। इससे आप हिंदी की सफलता और पूर्णता ही कहेंगे कि आज से कुछ महीनों पहले तक अन्ना हजारे को महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम ही जाना जाता था, लेकिन आज उन्हें पूरा विश्व ध्यान से सुन रहा है। जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के दौरान अन्ना ने अपनी मराठी असर वाली हिंदी में जो कुछ भी बोला वो सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। और वहीं संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने अन्ना के आंदोलन का विरोध करने के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया। नतीजा, वे ना उनके दिलों में जगह बना पाए ना उनके दिमाग में। अन्ना हिंदी के जरिए हर प्रांत के लोगों को एकजुट कर दिए थे। वो एक ऐसा जलजला ले आए जिसमें सभी भ्रष्ट लोग समा गए। आज से 90 साल पहले भी यही करिश्मा दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक बैरिस्टर ने कर दिखाया था। गुजराती भाषी मोहनदास करमचंद गांधी ने समझ लिया था कि अगर इस देश से संवाद करना है तो हिंदी को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। हिंदी के ही दम पर वो एक परिवर्तन लाने में कामयाब रहे थे। आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी हिंदी बोलने और समझने वालों की है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मजाक नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसको मनुष्य और राष्ट्रभाषा का अभिमान है वह नर नहीं बल्कि पशु के समान है। धन्यवाद। आशुतोष से प्रश्न करने के लिए सेंट मेरी कॉन्वेंट से इंगिता जी आपसे प्रश्न कर रही है। इंगिता जायसवाल, आपका प्रश्न है। अगर आप हिंदी का इतना ही प्रोत्साहन करते हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? हिंदी का प्रोत्साहन हमारे विद्यालय में भी हिंदी के विषय होते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा हूँ तो इस प्रश्न को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इस प्रश्न का इस विषय से कोई लेना नहीं है। जब मैंने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, इस प्रश्न का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। अन्य कोई प्रश्न अगर हो प्रतिभागियों में से तो पूछे। जी हाँ, महर्षि पातंजलि विद्या मंदिर से। एक दिन हिंदी सम्मेलन को मनाने से क्या होता है? आज हम कक्षा 11वीं में आके हिंदी को एक वैकल्पिक सब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब आप महोदय, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हिंदी भाषा एक सूत्र में बांध पाई है हमारे राष्ट्र को? हम बाहर कहीं भी जाके मनाते उनको बोलने का अवसर जवाब दो। आप अपना जन्मदिन क्या रोज मनाती हैं? तो ये जो हिंदी सम्मेलन जो होते हैं विश्व में, क्या ये इसका संकेत नहीं है कि हिंदी इतनी महान है कि वो ट्रिनिडैड, मलेशिया और मॉरिशस जैसे देशों में मनाया जा रहा है? अपने यहाँ क्यों ठीक है, समय पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रतिभागीगण इस बात के ऊपर ध्यान दें। इंगिता, मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा। प्रतिभागीगण इस बात का ध्यान दें कि जो भी प्रश्न हो वो सार्थक हो, सारवान हो और उनका प्रदत्त विषय से कुछ लेना देना। आप अंग्रेजी स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं या हम हिंदी स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, इससे विषय के ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा। तो कृपया व्यक्तिगत प्रश्न न करके विषय से संबंधित प्रश्न को करें, तो हम सभी कोई जो है वो उससे लाभान्वित हो। तो मेरा कोई व्यक्तिगत आपको आपके प्रश्न को खारिज करने से कोई मेरा कोई विशेष मंतव्य नहीं था, लेकिन केवल ये कि वाद विवाद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए प्रश्न जो हो वो स्तरीय हो
और उनका सीधा सरोकार हमारे विषय से। सेंट जोसेफ कॉलेज से ही विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थ शेखर। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण, पूजनीय शिक्षकगण, बहनों एवं मेरे भाइयों। आजाद भारत से 64 वर्ष व्यतीत करने के बावजूद हम राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। इन परिस्थितियों में क्या यह संकेत नहीं मिलता कि राजभाषा हिंदी को पूरे राष्ट्र की सामूहिक सहमति नहीं मिल पाई, जबकि जर्मनी को जर्मन भाषा ने, रूस को रूसी भाषा ने और इजराइल को हिब्रू ने एकता के सूत्र में बांध रखा। और राजभाषा हिंदी को इस राष्ट्र की सहमति की सीमा तक मिली, इस बात का अंदाजा आजादी के बाद उसी वक्त लग गया जब हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रश्न था। दक्षिण में इसका घोर विरोध हुआ, जिसके कारण राजभाषा आयोग का गठन हुआ। और जब इस आयोग ने हिंदी को राजभाषा बनाने की सिफारिश की, तब दक्षिण में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एवं राजगोपालाचारी जी द्वारा एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजगोपालाचारी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितना कि हिंदी समर्थकों के लिए